मैं कुछ चीजें बता दूं, बहुत सारे बच्चे पहली बार जुड़ रहे होंगे। सो अभी हम थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे। और बच्चा पूछ रहा है कि सर नोट्स साथ में बनाए या फिर बाद में बनाए। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जैसा ठीक लगे आप देख लो। अगर आप क्लास की पेस के साथ बना पा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं बना पा रहे हो तब फिर आप बाद में बना सकते हो, आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है। और नोट्स जो है वो पीडीएफ फॉर्मेट नोट्स का आपको प्रोवाइड किया जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं। नोट्स का पीडीएफ फॉर्मेट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। तो यार शायद कैमरे में कुछ मेरे प्रॉब्लम हो रहा है, तो हो सकता है आज की क्लास में शायद कैमरा थोड़ा इशू करेगा। वैसे कोई खास दिक्कत है नहीं, अगली क्लास से उस चीज को मैं रेक्टिफाई कर दूंगा। देखते हैं। ओके। सो थर्मोडायनेमिक्स की इंपॉर्टेंस तो सभी को पता है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हाईली कॉन्सेप्चुअल है, हाईली कॉन्सेप्चुअल। और इसके बाद आपके बहुत सारे चैप्टर्स खुल जाते हैं अगर आपको थर्मोडायनेमिक्स का अच्छा नॉलेज हो जाता है। तो हम थर्मोडायनेमिक्स की आज की जो पहली क्लास है इसमें काफी बेसिक बातें करेंगे, बहुत बेसिक बातें करेंगे। बट जरूर आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, वो देखिए। और ये एक्सक्लूसिवली फॉर जेई एडवांस्ड हम करने वाले हैं, जिन बच्चों को नहीं पता हो मैं बता दूं। और चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज जो पहली क्लास है इसमें मैं थोड़ा सा एनर्जी के बारे में बात करूंगा। ओके। एनर्जी के बारे में थोड़ी बहुत बात स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। एनर्जी, सबसे पहली बात, एनर्जी जो है उसके बारे में मैं बताऊं आपको। एनर्जी को आप हीट और वर्क करके पढ़ते हो। आप पढ़ते हो इट इज हीट या वर्क। अब ये हीट और वर्क क्या है? क्या हीट एनर्जी है? अगर सही लैंग्वेज बोलना है तो समझते हैं, हीट एनर्जी है क्या? हीट और वर्क एक्चुअली ऐसा नहीं है कि हीट एनर्जी है। हीट और वर्क जो है ना, दीज आर काइंड ऑफ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। मतलब अगर आप एनर्जी कहीं ट्रांसफर हो रही है तो आप बोलोगे या तो वो हीट के फॉर्म में हो सकती है या तो वर्क के फॉर्म में हो सकती है, ऐसे ही बोलना है। ठीक है। दीज आर मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, मोड ऑफ ट्रांसफर। आप कहीं अगर एनर्जी स्टोर्ड फॉर्म में, तो आप वहां ऐसे नहीं बोलोगे कि सर हीट स्टोर्ड है, नहीं, वहां आप कहोगे एनर्जी स्टोर्ड है। लेकिन जब आप बोल रहे हो कि एनर्जी कहीं से कहीं ट्रांसफर हो रही है, तो वो या तो हीट के थ्रू हो सकती है या तो वर्क के थ्रू हो सकती है। बहुत बेसिक सी बात है, इसका ध्यान रखें। अब एक बात और आती है वर्क की। तो वर्क अपन किस तरह के पढ़ेंगे चैप्टर में? हम वर्क पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे भैया पीवी वर्क और एक पढ़ेंगे नॉन पीवी वर्क। अभी नॉन पीवी वर्क को बहुत ज्यादा मैं इलैबोरेट अभी नहीं करूंगा, वो उसका जब पार्ट आएगा तब हम उस पर बात करेंगे। नॉन पीवी वर्क, तो पीवी वर्क क्या होगा? हाँ ठीक है सर, ऐसा वर्क जहां पिस्टन मूव करे तो हम बोलेंगे वो पीवी वर्क है ना। जहां पे आपका पिस्टन मूव कर रहा होगा, पिस्टन मूवमेंट से रिलेटेड, जहां वॉल्यूम चेंज हो रहा होगा, ऐसे भी बोल सकते हो आप। अभी आपको एक थोड़ा रफ एस्टिमेट दे रहा हूं मैं, जहां वॉल्यूम चेंज हो रहा होगा, कुछ ऐसा एस्टिमेट, वो पीवी वर्क हो गया। नॉन पीवी वर्क जहां पे पिस्टन मूव ना हो, वॉल्यूम चेंज ना हो, तो वो नॉन पीवी वर्क कहलाए। जैसे कि हो गया इलेक्ट्रिकल वर्क, जैसे कि हो गया इलेक्ट्रिकल वर्क, इसको हम नॉन पीवी वर्क के अंदर काउंट करते हैं।
अभी एक्चुअली में नॉन पीवी वर्क क्या है वो आप सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत सीखेंगे, ठीक है। अब ये जो एनर्जी है इसको चलो हम अब क्लासिफाई करते हैं और इसके बारे में थोड़ा सीखते हैं। एनर्जी को आप कितने टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हो अगर आपसे पूछूं तो आपका आंसर होना चाहिए सिर्फ दो, सिर्फ दो। एक काइनेटिक एनर्जी और दूसरी पोटेंशियल एनर्जी। अब आप बोलोगे सर हमको तो पता है ये सब बहुत इजी है बट फिर भी पढ़ना तो जरूरी है, एक बार पढ़ेंगे सब चीजों को। काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से होता है? ड्यू टू मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। मूवमेंट, किसी भी तरह का मूवमेंट हो तो काइनेटिक एनर्जी हम बोलते हैं। पोटेंशियल, फोर्सेस की वजह से जो एनर्जी है, ड्यू टू फोर्सेस। और मैं आपको एक बात और बता दूं, ये एनर्जी का कोई एडिक्वेट डेफिनेशन हमारे पास नहीं है ना। एनर्जी क्या है अगर आप पूछोगे तो मैं यही कहूंगा एनर्जी एनर्जी है, और आपको उसको वैसे ही सोचना है ना। मास के टर्म्स में आप उसको रिलेट कर सकते हो लेकिन कोई खास डेफिनेशन नहीं दे सकते उसका। तो ये है पोटेंशियल। और एक एक छोटी छोटी बातों को पकड़ के चलना अभी से, क्योंकि सभी बातें आगे चल के सब जुड़ेंगी, ठीक है। तो अब आपसे एक छोटा सा सवाल है मेरा, इसका आंसर चैट सेक्शन में देंगे बच्चे, कि 100 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड रखा हुआ है और 100 डिग्री सेल्सियस पर गैस रखा हुआ है। तो लिक्विड है, गैस है। अब आपको बताना है काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, लिक्विड की या गैस की? ठीक है, ओके। दूसरी बात, पोटेंशियल एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा किसकी होगी? लिक्विड की। अच्छा, ठीक है। बहुत मिले जुले आंसर्स आ रहे हैं और मोस्ट ऑफ द आंसर्स गलत है। लिक्विड गैस सेम सब्सटेंस के ही है बेटा, है ना, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग है। वाटर ही मान लो आप, वाटर ही है ये। तो काइनेटिक एनर्जी, मैं पहले आंसर बता दूं आपको, काइनेटिक एनर्जी जो है वो सेम रहेगा और पोटेंशियल एनर्जी गैस की ज्यादा रहेगी, गैस की ज्यादा रहेगी, ठीक है। अब यहां से कहानी स्टार्ट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, नहीं रेफरेंस डिपेंडेंट, ठीक है। रेफरेंस सेम ही रेफरेंस आप मान के चल रहे हो, ठीक है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल आप नहीं बता सकते। रेफरेंस मतलब रेफरेंस दोनों के लिए सेम है, वी आर कंपेयरिंग ना। आई एम नॉट सेइंग कि एक्चुअल वैल्यू बताइए आप पोटेंशियल एनर्जी की, रेफरेंस डिपेंडेंट है, ठीक है, बट वी आर कंपेयरिंग देम, तो रेफरेंस दोनों के लिए सेम ही लेके कर रहे हैं। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी, अब कुछ बच्चों का यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है कि सर वी हैव स्टडीड इन gaseous states kinetic theory that kinetic energy is a function of temperature only. Kinetic energy is a function of temperature only. अच्छा मुझे बताना कि ये जो बच्चे लोग कह रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, क्या इसी लॉजिक से यहाँ पे सेम हुआ है ये जो आपने काइनेटिक थ्योरी में पढ़ा था? क्या उसी से ये सेम हुआ है? ऑब्वियसली नॉट, है ना, ऑब्वियसली नॉट। Why not? Because kinetic energy is a function of temperature. This is damn true statement. This is true statement. बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। बट जो आप लोग कह रहे हो वो आप आइडियल गैसेस के लिए एप्लीकेबल है, जिसमें आप काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kBT करके आप करते हो,
एवरेज। लेकिन और एक बात और बताऊं, वहां ये जो काइनेटिक एनर्जी की बात होती है, ये सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात होती है, वो सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात होती है। लेकिन ये स्टेटमेंट जो मैं बता रहा हूं, इस स्टेटमेंट में काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है, टोटल की बात हो रही है। टोटल में क्या क्या आ जाएगा सर? ट्रांसलेशनल भी आ जाएगा, रोटेशनल भी आ जाएगा, और वाइब्रेशनल भी आ जाएगा, और वाइब्रेशनल भी आ जाएगा। तो इस तरह से सब चीजें आ जाएंगी, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, सब कुछ आ जाएगा। तो जब बात होती है H2O गैसियस और H2O लिक्विड की, 100 डिग्री पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर, दोनों की अगर मैं सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को कंपेयर करूं, अगर मैं सिर्फ ट्रांसलेशनल को कंपेयर करूं, तब बताओ बेटा किसका ज्यादा होगा? ओनली ट्रांसलेशनल की बात करो, तब H2O गैसियस ज्यादा होगा, ठीक है, तब H2O गैसियस ज्यादा होगा। लेकिन जब मैं टोटल काइनेटिक की बात करता हूं, तो रोटेशनल और वाइब्रेशनल सब जब मिला लिया जाए, तब H2O लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाती है। इसके पीछे लॉजिक क्या है? इसके पीछे कुछ एडवांस कैलकुलेशंस है जो हमारे स्कोप में अभी नहीं है, तो उसकी चर्चा हम अभी नहीं करने वाले कि ये ऐसा क्यों हुआ। कैलकुलेशंस है, और फाइनल कंक्लूजन जो है वो आपको यहां से ध्यान रखना है, यहां से। तो ये स्टेटमेंट को भी और अपन प्रूव करेंगे आगे चल के, अभी करेंगे आज की क्लास में, और फिर आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं बेटा पोटेंशियल एनर्जी की, अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। टोटल में सेम है जी, बिल्कुल सेम है माधव, टोटल में बिल्कुल सेम है, टोटल एनर्जी सेम है बिल्कुल। टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूं, सेम है, ठीक है। अब पोटेंशियल की बात करें। देखो बेटा पोटेंशियल की बात किस तरह से करनी है। पोटेंशियल में आप ऐसे सोचना है, बहुत बेसिक सी बात है, आप नॉर्मल एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह भी पढ़ते समय आप सीखते हैं इसको, कि जब किसी तरह का अट्रैक्शन हो रहा होता है, तो आप बोलते हो कि पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। जब एक अट्रैक्शन टूट रहा होता है, तब आप बोलते हो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। इतनी बेसिक सी बात सबको पता है कि जब भी किसी तरह का अट्रैक्शन बढ़ रहा हो, तो हम बोलते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। इसके पीछे क्या क्यों मत करना, ठीक है, ये बेसिक फंडामेंटल रूल है, आप इसको समझिए, जिसके कुछ मैथमेटिकल डेरिवेशंस भी हैं, वो सब तो ऑब्वियसली हम अभी नहीं करने वाले। अट्रैक्शन अगर कम हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही होती है। दिस इज द फंडामेंटल बिहाइंड पोटेंशियल एनर्जी। और अब जब बेटा मैं बात करूं H2O लिक्विड की, तो आप समझिए मॉलिक्यूल तो वही है, बट जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ा स्ट्रांग है लिक्विड में, और गैस में वही जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ा कमजोर हो गया है, वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कमजोर हो गया है। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो गया है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है, इसका मतलब काइनेटिक सॉरी सॉरी पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। तो पोटेंशियल एनर्जी H2O गैस की ज्यादा होगी, H2O गैस की ज्यादा। आई होप आपको ये थोड़ी सी बात समझ में आ गई, काइनेटिक पोटेंशियल। अभी इसका एक दो एग्जांपल और लेते हैं।
एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे देखो, सपोज करो एक छोटा सा मैं कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन लेता हूं। H2 से गया 2H, H2 से गया 2H। मानो मैंने इसको कराया है T टेम्परेचर पर, T टेम्परेचर पर मैंने ये रिएक्शन कराया है। H2 से 2H एट T टेम्परेचर मैंने कैरी आउट कराया इस रिएक्शन। मुझे बताओ, ये एंडोथर्मिक है, ये भी सबको समझ आ रहा है। हाँ हाँ, मैग्नीट्यूड में, हाँ वंश, मैग्नीट्यूड में तो अलग बात है। मैग्नीट्यूड में अलग बात है क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव रहती है। हाँ, ये एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक में आप क्या पाते हो? आप एंडोथर्मिक में ये पाते हो कि सर टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाता है, वेसल का टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बेसिक बचपन में पढ़े हो, वेसल का टेम्परेचर कम हो जाता है, ठंडा हो जाता है ना एंडोथर्मिक रिएक्शन में। तो क्यों होता है? इसके पीछे भी यही वाला पॉइंट रिस्पॉन्सिबल है, यही पॉइंट रिस्पॉन्सिबल है। बिकॉज समझो बात को, व्हाट हैपेंस इज कि जब हम H2 गैसियस को पहले T टेम्परेचर पे हमने रख के छोड़ दी, सपोज करो ये वेसल है, आपने T टेम्परेचर पर H2 गैसियस को रखकर छोड़ दिया, तो क्या हो रहा है इससे? T टेम्परेचर पर बेटा इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी है, ऐसे सोचना, T टेम्परेचर पर इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी है और ये 2H में कन्वर्ट हो रहा है। अच्छा, अब आप ये बच्चों के मन में ये आता है, सर कन्वर्ट हो ही क्यों रहा है ना? ये क्यों हो रहा है, इसका जवाब मैं आपको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में दूंगा, सही सटीक जवाब, है ना? कोई फालतू के रियल लाइफ एग्जांपल्स नहीं दूंगा, सटीक मैथमेटिकल जवाब आपको मैं सेकंड लॉ में दूंगा। अभी ये नहीं बोल पाऊंगा मैं कि अच्छा वो स्टेबल नहीं है ना, वो स्टेबल है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। अबे हर्षवर्धन मत लिख बे स्क्रीन पे, पढ़ाने दे बे। चल दे तो काइनेटिक एनर्जी, बॉन्ड ब्रेकिंग है इसलिए, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, बॉन्ड ब्रेकिंग वेकिंग कुछ नहीं, स्पॉन्टेनियस है, इसका डेल्टा जी नेगेटिव है, बस यही रीजन, और कुछ नहीं। डेल्टा जी नेगेटिव है, बस यही रीजन है। चलो देखो, अभी यहां पे हम बात करें काइनेटिक पोटेंशियल, अभी अभी की डिस्कशन वही है काइनेटिक पोटेंशियल। तो देखो बेटा, इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी, और जब ये H2 से 2H में कन्वर्ट हो रहा है, तो आपको क्या लगता है इसके बीच का अट्रैक्शन क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है ना अट्रैक्शन, बॉन्ड टूट रहा है, अट्रैक्शन खत्म हो रही है। अगर अट्रैक्शन खत्म हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, ये बात तो समझ में आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, लेकिन वो पोटेंशियल एनर्जी कहां से बढ़ने लगी? क्या कोई नई एनर्जी पैदा हो गई है क्या? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वॉयलेट हो गया है क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी कैसे? तो आंसर है काइनेटिक एनर्जी से बढ़ी है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफॉर्म हुआ पोटेंशियल एनर्जी में, ऐसे ही बोलना है। तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफॉर्म हुआ है पोटेंशियल एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी कम हुई है, और काइनेटिक एनर्जी कम होने की वजह से, काइनेटिक एनर्जी कम होने की वजह से टेम्परेचर भी कम हुआ है। अब आप बोलोगे सर ये तो टी टेम्परेचर पर कराया जा रहा है, अरे वो तो मेंटेन कराया जा रहा है ना, उसका सेटअप होता है अलग, वो थर्मोकेमिस्ट्री में बताऊंगा। वो तो कंटिन्यूअस वाटर बाथ में उसको फ्लो कराते हैं, तो टेम्परेचर मेंटेन करा के रखा गया है। सर वुडंट इट बी रॉन्ग टू से काइनेटिक एनर्जी चेंजेस टू पोटेंशियल? हाँ सही तो है, काइनेटिक एनर्जी, वही चीज तो कह रहे, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हुई। काइनेटिक एनर्जी H2 का कम हुआ है या एयर का? एयर का
अरे सैंपल में आप एयर को तो मत ही देखो ना, एयर वेयर कुछ मत देखो, एयर तो जैसा था वैसा ही है। सैंपल का आप बात करो, आप सिर्फ हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन को ही देखो, उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को देखो। तो इस तरह से, और एक्सोथर्मिक में भी आप अब सोच सकते हो ना, एक्सोथर्मिक में सोच सकते हो, गर्म हो जाता है वेसल, है ना, तो क्या पढ़ा दिया जाता है बचपन से, क्या सुनते आए हो, गर्म हो गया, क्यों हो गया, वो हीट रिलीज करता है ना, तो हीट रिलीज हो गया तो गर्म हो गया। ये सब तो बिल्कुल बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, ये एकदम शॉर्टकट आंसर है, कुछ भी है, बेसिक फंडामेंटल्स को समझो। तो एक्सोथर्मिक में वही हो रहा होगा कि जैसे मान लो कुछ A2 से आपका कुछ भी बन रहा है, A से B बन रहा है, बोल लो A से B बन रहा है, मान लो जो B है उसके बॉन्ड्स थोड़े स्ट्रॉन्ग हैं, बॉन्ड्स स्ट्रॉन्ग है मतलब अट्रैक्शन बढ़ रहा है, अट्रैक्शन बढ़ रहा है मतलब पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, और पोटेंशियल अगर कम हुई तो फिर कहां गई पोटेंशियल, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा दिया, पोटेंशियल ने काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा दिया, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो टेम्परेचर भी बढ़ गया, तो टेम्परेचर भी बढ़ गया। तो ये सभी चीजें इस बात को सपोर्ट कर रही है दैट काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। ये सभी बातों से ये समझ में आ रहा है। whenever product is stable, is it always exothermic? नहीं, अब देखो आप, स्टेबल स्टेबल है ये कैसे तुम पता करोगे, अगर मैं तुमसे बोलूं कि बताओ वाटर और अमोनिया में कौन ज्यादा स्टेबल है, सो हाउ कैन यू प्रेडिक्ट दिस। अगर मैं पूछूं कि चलो एक में वाटर बन रहा है एक में अमोनिया बन रहा है, तो हाउ कैन यू प्रेडिक्ट कि विच वन इज मोर स्टेबल, फॉर दैट यू नीड टू नो, यू नीड टू नो द बॉन्ड एनर्जीज, ठीक है, यू नीड टू नो द बॉन्ड एनर्जीज ऑफ ईच, उससे आपको पता चलेगा कि हाँ यार, तो ऐसा हम नहीं बोल सकते कि प्रोडक्ट स्टेबल है तो एक्सोथर्मिक है। ये स्टेबल वर्ड हमको पता कैसे चलेगा स्टेबल है, इसका जवाब हमारे पास होता ही नहीं है, हम बस बोल देते हैं अच्छा ये तो स्टेबल है, नहीं ऐसा नहीं होता, ठीक है। यस, अट्रैक्शन इंक्रीजेस वाई, अट्रैक्शन इंक्रीजेस वाई, अरे मैंने बोला मान लो अट्रैक्शन बढ़ गया, अट्रैक्शन बढ़ गया बोलने का मतलब है बेटा, जैसे कि ये लो, जैसे कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन हुआ और अमोनिया बना, तो अट्रैक्शन बढ़ने का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जब इधर के बॉन्ड्स की आप बॉन्ड एनर्जी कंपेयर करो और इधर जो बॉन्ड्स बने हैं इनकी बॉन्ड एनर्जी कंपेयर करो, तो इनकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा नेगेटिव है, मतलब इधर बॉन्ड तोड़ने में सपोज आपने +10 जूल की या 10 यूनिट की हीट दी, लेकिन ये जो बॉन्ड बने हैं इन्होंने -15 यूनिट की हीट दी, मतलब यही है कि जो बॉन्ड्स बने हैं दे आर मोर स्टेबल देन व्हाट वी आर ब्रोकन। तो इससे पता चलता है कि हाँ पोटेंशियल एनर्जी कम हुई। आपने ये सब आपने कर्व्स भी पढ़े होंगे ना, ऐसा आपने देखा होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन पोटेंशियल एनर्जी कर्व्स, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है, आप ऐसे ही पढ़ते हो, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है, तो पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन इंटरमीडिएट रिएक्शन कोऑर्डिनेट, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया, हाँ एंडोथर्मिक हो गया, वही लॉजिक है, उसी से देखिए, ठीक है। अगर रिएक्शन में कम स्टेबल से मोर स्टेबल बनेगी तो एक्सो, जी हाँ, कम स्टेबल से मोर स्टेबल, लेकिन क्या है कम स्टेबल क्या है मोर स्टेबल, वो बताने के लिए हमारे पास कोई थ्योरी नहीं है, एक एक की बॉन्ड एनर्जीज का डेटा होना चाहिए, ठीक है, तभी बता पाएंगे, ऐसा देख के नहीं बोल देंगे कि वाटर तो अच्छा दिख रहा है तो स्टेबल है, अमोनिया अच्छा नहीं दिख रहा है तो अनस्टेबल है, ऐसे नहीं होता। ओके, तो ये बात अपन को समझ में आ गई है, काइनेटिक पोटेंशियल और ये
टेम्परेचर मेंटेन करने वाला पॉइंट, देखो टेम्परेचर मेंटेन करने वाला पॉइंट मतलब जैसे तुम नॉर्मली बेटा अगर एक टेस्ट ट्यूब में तुम एसिड रख के कुछ मेटल डालते हो तो आपका टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाता है, क्योंकि आपने उसके टेम्परेचर के लिए कोई ऐसा थर्मोस्टेट वगैरह नहीं लगा के रखा है कि टेम्परेचर मेंटेन करके रखे, जैसे गर्म हो हीट को एब्जॉर्ब कर ले और टेम्परेचर मेंटेन करके रखे। आपने ऐसा कुछ सेटल वहां पे ऐसा कुछ सेटिंग नहीं किया हुआ है। लेकिन जब ये रिएक्शन बोल रहा है ना टी टेम्परेचर पे हो रहा है, इसका मतलब वहां पे कुछ ऐसा सेटअप बनाया गया है कि टेम्परेचर जो है रिएक्शन के दौरान चेंज ना हो। अगर आप उसको बिना सेटअप के करोगे तो गर्म या ठंडा हो जाएगा, लेकिन वो जो रिएक्शंस में लिखा रहता है टी टेम्परेचर पर, तो उसके पीछे वो रीजन होता है, वो मेंटेन कराया जाता है। थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा उस बात को, ठीक है। तो आई होप अभी अपन को इतनी बातें ठीक ठीक से समझ में आ गई होंगी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अब बेटा हम आगे बढ़ते हैं सम बेसिक डेफिनेशंस, सम बेसिक डेफिनेशंस। सम बेसिक डेफिनेशंस और सम बेसिक डेफिनेशंस में बहुत आसान आसान कुछ डेफिनेशंस हैं, ज्यादा इसमें टाइम पास नहीं करूंगा, जल्दी जल्दी बढ़ के आगे निकलेंगे इसको, ठीक है। किसी को नहीं समझ आए बिल्कुल चैट ओपन है, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, एक एक चीजों को ढंग से क्लियर किया जाएगा अगर आपके डाउट्स अच्छे होंगे तो। सिस्टम, सिस्टम ठीक है, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर कंसिडरेशन। आई डोंट थिंक इसको कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत है। तो दिस इज एनी मैक्रोस्कोपिक पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर कंसिडरेशन, दिस इज कॉल्ड सिस्टम। देन सराउंडिंग की बात करें तो एवरीथिंग अदर देन सिस्टम विल बी योर सराउंडिंग, everything other than system will be your surrounding। एक बात और मैं ऐड कर देता हूं यहाँ पे कि ना थर्मोडायनेमिक्स का एक और ब्रांच है, दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। वहां पे आप माइक्रोस्कोपिक सिस्टम्स की भी बात करते हो। यहाँ पे मैंने मैक्रोस्कोपिक पार्ट लिखा है, मतलब हम एक कंटेनर को एज अ होल एक सिस्टम मान के पढ़ेंगे, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, हमको उसको उसके अंदर ऐसा घुसने की जरूरत नहीं है कि माइक्रोस्कोपिक सिस्टम्स को लेके पढ़े। दैट इज डिफरेंट पार्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। आप अपने हायर एजुकेशन में उसको पढ़ सकते हैं अगर किसी ने केमिस्ट्री ने गलती कर दी तो, अदरवाइज वो नहीं लेता कोई। तो देखो, सराउंडिंग एवरीथिंग अदर देन सिस्टम विल बी सराउंडिंग। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं ऐड करता हूं कि स्टैटिस्टिकल एडवांस के सिलेबस में है नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों, पढ़ ली हो क्या? कहां से पढ़ लिए? थोड़ा बहुत? कौन सी किताब? अच्छा, एलन। नहीं है, सिलेबस में नहीं है, बिल्कुल नहीं। चलो देखो, देन बात करें हम सराउंडिंग की, तो ठीक है, एवरीथिंग अदर देन सिस्टम इज सराउंडिंग। और एक बात और यहाँ पे ध्यान रखिए कि जब हमारा सिस्टम में कुछ चेंज होगा तो उससे सराउंडिंग का कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि सराउंडिंग बहुत बड़ा है। हम ये एजम्पशन मान के इस चैप्टर को पढ़ते हैं, ठीक है। दैट इज चेंज इन प्रॉपर्टीज ऑफ सराउंडिंग is negligible due to any change in system। ये कंसिडरेशन हमेशा मानेंगे, बिकॉज सराउंडिंग इतना बड़ा है कि उसमें नेग्लिजिबल चेंज आएगा जब हम सिस्टम में कुछ चेंज करते हैं।
आप खुद ही समझ सकते हो उस पॉइंट को, काफी इजी पॉइंट है। यहाँ टेस्ट ट्यूब में बैठ के मैं अगर कोई रिएक्शन करा रहा हूं तो उससे कोई अर्थ का एटमॉस्फेयर या फिर टेम्परेचर में तो कोई बदलाव आने वाला है नहीं, सीधी सी बात है। सिस्टम हुआ, सराउंडिंग हुआ, और क्या डिफाइन कर सकते हैं, और डिफाइन कर सकते हो बाउंड्री डिफाइन कर सकते हो। तो बाउंड्री क्या है? ठीक है, बाउंड्री जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करे, जो सेपरेट करे, सेपरेशन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है। अच्छा, ये जो बाउंड्री है उसको भी बहुत सारे तरीकों से अपन क्लासिफाई करते हैं। जैसे कि एक हम करते हैं रियल एंड इमेजिनरी। ये सब लिखा नहीं रहा मैं इसका डेफिनेशन यार, ये सब नाम से समझ आ रहा है। रियल बाउंड्री, इमेजिनरी बाउंड्री समझ में आ रहा है। रियल बाउंड्री मतलब सचमुच में कोई वॉल हो, और इमेजिनरी मतलब कोई हाइपोथेटिकल वॉल है। हाइपोथेटिकल वॉल है, उसके बाहर उस सिस्टम का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, तो हम बोल देंगे अच्छा इमेजिनरी बाउंड्री। काम नहीं आता ये सब, इमेजिनरी बाउंड्री वगैरह कभी काम नहीं आएगा क्वेश्चन वश्चन में। अच्छा, और क्या बाउंड्रीज और किस बेसिस पे करते हैं हम पिस्टन के बेसिस पे भी करते हैं ना, रिजिड और नॉन रिजिड। ये काम आएगा काफी आप, जैसा कि नाम से समझ आ रहा है बेटा, रिजिड मतलब पिस्टन फिक्स्ड है, पिस्टन फिक्स्ड है। अच्छा, पिस्टन फिक्स्ड है मतलब प्रोसेस जब आप इसमें कराएंगे तो वो प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम पे चलेगा। नॉन रिजिड मतलब पिस्टन मूवेबल है। जब भी अपन इस चैप्टर में नॉन रिजिड बोलेंगे दैट मींस पिस्टन मूवेबल है, पिस्टन मूवेबल है। और प्रोसेस नॉन रिजिड प्रोसेस है, आइसोथर्मली भी करा सकते हो और फिर एडियाबैटिकली भी करा सकते हो, बहुत सारी चीजें हो सकती है। हम कुछ नहीं बोल सकते कि नॉन रिजिड है मतलब ऐसा होगा, ऐसा नहीं बोल सकते। बट अगर रिजिड है तब वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा और वो पिस्टन फिक्स है, ये बात समझ में आती। अच्छा, और कुछ बाउंड्री को और कुछ बेसिस है क्या क्लासिफिकेशन का? एक और है, क्या क्या बोल सकते हैं उसको? ये तो चलो देखो रियल इमेजिनरी हुआ, फिर ये तुम्हारा रिजिड और नॉन रिजिड हुआ। एक और बोल सकते हैं कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग। कंडक्टिंग, इसके कुछ नाम और है भाई, थोड़ा ध्यान से समझना। कंडक्टिंग बोल सकते हो या फिर आप डायथर्मिक बोल सकते हो। ये क्या करते हैं? ये हीट को अलाउ करते हैं पास करने के लिए। ठीक है, अलाउज हीट टू पास, अलाउज हीट टू पास। ठीक है, और कंडक्टिंग डायथर्मिक हुआ। और इंसुलेटेड बोल सकते हो, इसका अपोजिट इंसुलेटेड बाउंड्री होगा। और इंसुलेटेड के लिए एक और वर्ड यूज होता है एडियाबैटिक, एडियाबैटिक, ये टर्म्स यूज होते हैं। ठीक है, इंसुलेटेड, एडियाबैटिक, बहुत बेसिक सी बातें, सभी को समझ आ जाएंगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ता हूं। बाउंड्रीज का एग्जाम्पल यही है बेटा, बाउंड्रीज यही बाउंड्रीज है, रिजिड बाउंड्री, नॉन रिजिड बाउंड्री, कंडक्टिंग वॉल्स, डायथर्मिक वॉल्स। एग्जाम्पल मतलब मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल भी बता रहा हूँ, इसमें कोई खास ऐसा एग्जाम्पल नहीं लेना है अभी, अभी सिर्फ टर्म्स इंट्रोड्यूस कर रहा हूं कि पिस्टन फिक्स्ड है तो रिजिड है। अगर आपका जो मटेरियल है वो कंडक्टिंग है, जिसके अक्रॉस हीट फ्लो हो सकती है, तो वो कंडक्टिंग बाउंड्री है। बस ऐसा ही। ठीक है, अब एग्जाम्पल क्या, मैं वो बर्तन वर्तन का एग्जाम्पल देते थोड़ा ना बैठू, है ना, वो समझ लो, वो तो सभी को समझ आता है। अच्छा, और देखो, आ, और देखो और क्या बोल सकते हैं यहाँ पे। अब सिस्टम के टाइप्स बता रहा हूं। हाँ, उस पॉइंट को मैं बताता हूँ, याद दिलाना अभी मेरे को थोड़ा देर बाद। क्या अभी अभी वो बताऊंगा तो फिर ये टॉपिक अलग हो जाएगा।
सिस्टम जो है वो क्या क्या टाइप्स आप क्लासिफाई कर सकते हो। आप बहुत इजीली एक बोल सकते हो क्लोज्ड सिस्टम, एक बोल सकते हो आप इंसुलेटेड सिस्टम। ठीक है, किसी किसी बुक में ऐसा ओपन सिस्टम भी लिखा रहता है, ओपन सिस्टम ये भी बोल सकते हो। तो क्या मतलब है? क्लोज्ड सिस्टम वो है बेटा जिसमें हीट का ट्रांसफर हो जाए, सिर्फ हीट बोलना ठीक नहीं है, एनर्जी, एनर्जी का ट्रांसफर पॉसिबल है, एनर्जी ट्रांसफर पॉसिबल है, बट मैटर जो है वो फ्लो नहीं कर सकता, मैटर फ्लो नहीं कर सकता। तो हम बोलेंगे ये क्लोज्ड सिस्टम है। इंसुलेटेड में ना ही तो एनर्जी, नीदर एनर्जी नॉर मैटर, दोनों ही नहीं फ्लो कर सकते, तो वो इंसुलेटेड कहलाएगा। एग्जाम्पल इसका बहुत इजी, थर्मस फ्लास्क, कुछ नहीं फ्लो कर सकता थर्मस फ्लास्क से। क्लोज्ड का एग्जाम्पल कोई भी वेसल आप ले लो, कंडक्टिंग वेसल जिसकी बाउंड्री क्लोज्ड है। इसमें वॉल्स कैसे चाहिए? क्लोज्ड सिस्टम में कैसे चाहिए? तो हम बोलेंगे कंडक्टिंग चाहिए, कंडक्टिंग चाहिए, और यहां पे एडियाबैटिक चाहिए, यहां पे एडियाबैटिक चाहिए। देन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट इज सिस्टम की प्रॉपर्टीज। फटाफट से पूरे इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स खत्म करूंगा आज ही। प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम्स, तो प्रॉपर्टीज को भी हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। सिस्टम की प्रॉपर्टीज की बात हो रही है, कैन बी क्लासिफाइड, कैन बी क्लासिफाइड एज, क्लासिफाइड एज। ओपन सिस्टम क्या होता है? ओपन सिस्टम कुछ नहीं बेटा, ऐसा खुला हुआ कंटेनर है जिसमें मैटर भी एक्सचेंज हो सकता है, मैटर भी एक्सचेंज हो सकता है, और एनर्जी भी एक्सचेंज हो सकती है। ठीक है, नाम से भी समझ में आ रहा है, मैटर भी एक्सचेंज हो सकता है और एनर्जी भी एक्सचेंज हो सकती है। एक खुले हुए कंटेनर को आप बस ऐसा रख दो तो वो आपका ओपन सिस्टम है, क्योंकि जब आप उसके अंदर, मानो आप वाटर लिक्विड है, आप हीट कर रहे हो, तो वाटर जो है वो सिस्टम से सराउंडिंग में जा रहा है, तो मैटर का एक्सचेंज हो गया, और हीट अंदर आई ही है तो हम बोलेंगे एनर्जी भी एक्सचेंज हो गया। एडियाबैटिक मतलब होता है बेटा इंसुलेटेड। ठीक है, इंसुलेटेड, अभी यही वर्ड यूज करो आप, इंसुलेटेड। अभी आगे चल के हम उसको एडियाबैटिक बोलेंगे। देन प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड एज, दो तरह से हम प्रॉपर्टीज को क्लासिफाई करेंगे, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। देखो अभी चैप्टर शुरू नहीं हुआ है, ठीक है, अभी सिर्फ कुछ टर्म्स हम सीख रहे हैं, चैप्टर अभी नहीं शुरू हुआ है, अभी एकदम बेसिक कुछ टर्मिनोलॉजीज और कुछ प्री रिक्विजिट्स जो है वो हम सीख रहे हैं, और कुछ नहीं। तो देखो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। देखो बेटा, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो है जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड ना करे। ठीक है, प्रॉपर्टीज which does not depend upon amount of substance, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड ना करें। और ये जो प्रॉपर्टीज है वो डिपेंड करेंगे, डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अभी हम कुछ इसके एग्जाम्पल देखें, तो एग्जाम्पल से आपको समझ में। फॉर एग्जाम्पल, अमाउंट पे डिपेंड ना करे और एक है अमाउंट पे डिपेंड करे। जैसे कि मान लो मैं बात करा मास, तो ऑब्वियसली मास, यार किसी चीज का इतना अमाउंट लोगे, किसी चीज का इतना अमाउंट लोगे, तो मास तो चेंज हो जाएगा। तो मास अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है, तो इसको बोलेंगे ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इसी तरह से वॉल्यूम, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। किसी को किसी में डाउट होगा तो बताना, ठीक है, इसी लॉजिक से सोचो जैसा मैंने बताया।
उसके बाद सिंपल आप ले लो, डेंसिटी ले लो। डेंसिटी तो बेटा इंटेंसिव होगी, क्योंकि पानी की डेंसिटी, पानी इतना लिए हो आप या फिर इतना पानी लिए हो, डेंसिटी तो उसकी वही रहती है। और ऑब्वियसली समझ में भी आ रहा है कि डेंसिटी जो है वो पर यूनिट वॉल्यूम के लिए डिफाइंड है। तो कोई भी चीज यूनिट के लिए डिफाइंड अगर है तो फिर अमाउंट से क्या लेना देना, वो तो डिफाइंड ही यूनिट के लिए है। तो डेंसिटी जो है वो पर यूनिट वॉल्यूम के लिए डिफाइंड है, तो अमाउंट से कोई लेना देना नहीं है खास। ओके, तो दिस इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एंड सिमिलरली आप और बहुत सारी चीजें ले सकते हो, जैसे कोई भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म अगर आप लो, मोलैरिटी लो, मोलालिटी लो, क्या होगा सब बताओ। मोलालिटी ले लो आप, मोल फ्रैक्शन ले लो, क्या होगा सब, आप मास परसेंटेज ले लो, ठीक है, ये सब इंटेंसिव होगा। दीज ऑल आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, क्योंकि सभी चीजें यूनिट वॉल्यूम के लिए डिफाइंड है। और अगर एक सैंपल को आप लेते हो जिसके बाहर लिखा गया है 1 मोलर कंसंट्रेशन, और उसके बाद अगर आप उसका एक ड्रॉप भी उठाते हो ना, अगर उसके बाद आप उसका एक ड्रॉप भी उठाते हो, तो उसकी कंसंट्रेशन तभी भी क्या रहेगी, 1 मोलर कंसंट्रेशन ही रहेगी, तभी भी उसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर ही रहेगी। तो इस तरह से समझ में आ जाती है बात, ठीक है, इस तरह से समझ में आ जाती है। अब देखो, हाँ ऐसे भी बोलते हैं कि अगर आप दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का डिवीजन या रेशियो निकालोगे तो आपको इंटेंसिव ही मिलेगा। ये भी बहुत इजीली जस्टिफाइड है, मास अपॉन वॉल्यूम गिव्स यू डेंसिटी विच इज इंटेंसिव। लाइक हियर ऑल्सो, अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑब्वियसली अमाउंट पे डिपेंड करेगा यार, मोल्स अमाउंट पे डिपेंड करेगा तो एक्सटेंसिव है। ठीक है, मोल्स अमाउंट पे डिपेंड करेगा तो वो एक्सटेंसिव है। उसके बाद टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ये सब क्या है, टेम्परेचर, प्रेशर, these are also intensive, ये भी नहीं डिपेंड करते, ठीक है। तो ये हो गया इंटेंसिव। तो इस तरह से आप एक्सटेंसिव इंटेंसिव को क्लासिफाई कर सकते हैं। देन आते हैं अगले पार्ट पे। अच्छा, ये हीट कैपेसिटी पूछ रहे हो, ये हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी क्या है, हीट कैपेसिटी दिस इज ऑल्सो एक्सटेंसिव, क्योंकि हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसके लिए डिफाइंड होती है, यूनिट मास के लिए। तो यूनिट मास के लिए डिफाइंड है तो इंटेंसिव हो गई, यूनिट मास के लिए डिफाइंड है तो इंटेंसिव हो गई, सीधी सी बात है। हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन सबको आता है, ठीक है, सबको आता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अच्छा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहे हो, क्या होगा बताओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, यस करेक्ट, इट विल बी इंटेंसिव। अरे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो वही रहता है ना यार, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू द मीडियम, दूसरा जो भी आपने रेफरेंस लिया एयर, तो अलग ही सेम आएगी ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो इंटेंसिव ही है सर, बट मोलैरिटी में 1 लीटर में 1 मोल डालो तो अलग और 2 डालो तो अलग, तो डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट। अरे भाई ऐसे नहीं देखना है यार, ऐसे नहीं
ऐसे देखना है, ये बोलने का मतलब है एक सॉल्यूशन लीजिए, वो 1 मोलैरिटी का है और आप उसका सपोज 100 ml लेकर रखे हो, ठीक है, 100 ml आप लेके रखे हो, और उसके बाद उसका एक छोटा सा पार्ट ले लो, कोई सा भी एक छोटा पार्ट ले लो, उसका 1 ml ले लो, ऐसे उसी सॉल्यूशन को डिवाइड करना है। ऐसा नहीं कि एक अलग सॉल्यूशन बना रहे, दूसरा अलग बोल रहे, अरे देखो मोलैरिटी तो अलग है, ऐसे नहीं करना। उसी सॉल्यूशन का एक छोटा पार्ट ले लीजिए। क्या इसकी भी मोलैरिटी 1 मोलर है? क्या इसकी भी मोलैरिटी 1 मोलर है? जी हाँ, इसकी भी 1 मोलर है। तब ये इंटेंसिव होगा, है ना। जैसे टेम्परेचर को हमने बोला ना, तो फिर तो आप बोलोगे सर इसका टेम्परेचर इतना, इसका इतना है, तो देखो अलग है, ऐसे नहीं। आप इसी एक सॉल्यूशन लीजिए, इसका टेम्परेचर आप 25 डिग्री सेल्सियस मेंटेन कराइए। अब इसका एक छोटा सा पार्ट अलग कर लीजिए और उस छोटे से पार्ट को देखें तो उसका भी टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस ही है, तो इस रिस्पेक्ट में हम इसको इंटेंसिव बोल देते हैं। तो आई होप अब इंटेंसिव एक्सटेंसिव पे और ज्यादा चर्चा करने लायक नहीं है, आसान बातें हैं, समझ में भी आ गई। ठीक है, आगे बढ़ता हूं और मैं बात करता हूं स्टेट एंड पाथ फंक्शंस की। स्टेट फंक्शंस धीरे धीरे चैप्टर में एंटर कर रहे हैं भाई, और देखना अभी चैप्टर में एंटर करेंगे तो कितनी सारी नई नई चीजें आपको पता चलेंगी। ऑल्दो अगर आपने कहीं से पढ़ा भी हुआ है ना, फिर भी आपको ढेर सारी नई चीजें पता चलेंगी, आपकी आंखें खुलेंगी, देखिएगा। स्टेट फंक्शंस एंड पाथ फंक्शंस, ये भी आसान टॉपिक है। अच्छा, स्टेट फंक्शंस का मैं अगर डेफिनेशन बताऊं, करेक्ट डेफिनेशन, तो मैं ऐसा कहना प्रेफर करता हूं कि स्टेट फंक्शन वो है जो डिपेंड करे किस पर? डिपेंड्स अपॉन फाइनल स्टेट, जो फाइनल स्टेट पर डिपेंड करे, बट जो चेंज होना चाहिए, चेंज इन स्टेट फंक्शन, इट डिपेंड्स अपॉन both initial and final state। अभी इसको और इलैबोरेट करेंगे। और पाथ फंक्शन वही है विच इज पाथ इंडिपेंडेंट, जो पाथ पे, सॉरी, विच इज पाथ डिपेंडेंट, उल्टा बोल दिया, विच इज पाथ डिपेंडेंट, विच इज पाथ डिपेंडेंट। ऐसा स्टेट फंक्शन पे थोड़ी बात करते हैं। मुझे बताओ कि टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर तो सर स्टेट फंक्शन है ना, टेम्परेचर स्टेट फंक्शन, क्योंकि टेम्परेचर फाइनल स्टेट पे डिपेंड कर रहा है। हाँ बिल्कुल भाई, टेम्परेचर 30 डिग्री है, टेम्परेचर तो फाइनल स्टेट पे डिपेंड कर रहा है भाई, 30 डिग्री ही उसका फाइनल स्टेट है। और जब हम बोलेंगे चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, तो चेंज जो है कहां से कहां तक का चेंज हुआ, तो इनिशियल फाइनल दोनों पे डिपेंड कर रहा है। तो यहां पे हम बोलेंगे टेम्परेचर स्टेट फंक्शन है, ध्यान से समझना। टेम्परेचर इज द स्टेट फंक्शन बिकॉज चेंज इन टेम्परेचर दोनों पे डिपेंड कर रहा है, इनिशियल पे भी डिपेंड कर रहा है और फाइनल पे भी डिपेंड कर रहा है, इट डिपेंड्स अपॉन बोथ। अच्छा, फिर आगे एक बात मैं पूछूं अगर आपसे, डेल्टा टी क्या है, स्टेट फंक्शन है या पाथ फंक्शन? व्हाट विल बी योर आंसर? डेल्टा टी, इज इट स्टेट और पाथ फंक्शन, क्या है? स्टेट, अच्छा स्टेट। जी हाँ, तो मैं आपको सही आंसर बताऊं, डेल्टा टी ना, ना तो स्टेट है ना तो पाथ है, इट इज नीदर ऑफ द टू। जरूरी नहीं है कि कोई कोई चीज है तो वो या तो स्टेट होगी या तो पाथ होगी, ऐसा नहीं है। डेल्टा टी इज नीदर ऑफ टू, ये कुछ भी नहीं है, ये ना ही तो स्टेट फंक्शन है ना ही तो पाथ फंक्शन।
आप खुद ही देखो बेटा, डेफिनेशन को देखो। अब अगर आप ये बोलो, देखो ना कहीं तो नहीं फिट हो रहा वो। अगर ये स्टेट फंक्शन होता डेल्टा टी, खुद स्टेट फंक्शन हो, तो क्या वो सिर्फ फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता? नहीं, अभी तो हमने बोला कि डेल्टा टी जो है वो इनिशियल फाइनल दोनों पे डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर स्टेट फंक्शन है, चेंज इन टेम्परेचर इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। तो मेरी बात को समझो, चेंज इन स्टेट फंक्शन इज नॉट अ स्टेट फंक्शन, वो स्टेट फंक्शन नहीं होता। और एक बात इसमें बता दे, तो ऐसा नहीं है कि इट इज नॉट अ स्टेट फंक्शन मतलब इट इज अ पाथ फंक्शन, वो पाथ फंक्शन भी नहीं है, ठीक है, नॉर इट इज पाथ फंक्शन, वो पाथ फंक्शन भी नहीं है। क्या क्या सेंस बनता है यार डेल्टा टी पाथ फंक्शन होने का? कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखें कि पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शन, क्या आप जितना भी अभी चैप्टर पढ़ोगे तो पाथ फंक्शन आपको क्या क्या मिलेगा? सिर्फ पूरे थर्मोडायनेमिक्स में क्या क्या मिलेगा पाथ फंक्शन? आपको मिलेगा हीट और वर्क, ये दो चीजें आपको मिलेंगी जो पाथ फंक्शन है। मतलब स्टेट फंक्शन सिर्फ फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है। जी हाँ, स्टेट फंक्शन सिर्फ फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, बट चेंज इन स्टेट फंक्शन दोनों में करता है, ठीक है। और पाथ फंक्शन आपको हीट और वर्क ही मिलेगा। अगर अभी आप पूछोगे सर व्हाई इट इज पाथ फंक्शन, तो ये अभी मैं एक लाइन में प्रूव नहीं कर पाऊंगा, कि चैप्टर पढ़ते पढ़ते 50 जगह प्रूव हो जाएगा कि हीट और वर्क जो दोनों है वो पाथ फंक्शन ही है, स्टेट फंक्शन नहीं। व्हाट इज पाथ फंक्शन पूछ रहे हो? पाथ फंक्शन बेटा मतलब ये है कि अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हो, स्टेट का मतलब यहां पे कोई ऐसा स्टेट नहीं है, स्टेट नहीं है। स्टेट का मतलब सपोज करो इसका कुछ प्रेशर है, इसका कुछ वॉल्यूम है, यहां से आप दूसरे प्रेशर वॉल्यूम पे जाते हो, ठीक है। कोई फालतू रियल लाइफ एग्जांपल से नहीं समझना इसको, है ना, कि यहां से जा रहे हैं वहां से वहां जा रहे हैं, ऐसा नहीं। तो नहीं, कंजर्वेटिव वर्क वो सब वो नहीं आएगा अपने को केमिस्ट्री में। हम केमिस्ट्री में सिंपली उसको वर्क ही बोलेंगे और वर्क को पाथ फंक्शन ही बोलेंगे, ठीक है, कंजर्वेटिव वर्क वगैरह नहीं। हाँ तो देखो बेटा, P1 V1 से P2 V2 जा रहे हो आप, P1 V1 से P2 V2 गए, तो अगर आप इस पाथ से गए, अब ये पाथ का क्या मतलब है? पाथ मतलब आपने प्रोसेस को, आप देखो प्रोसेस को आप अलग अलग तरह से करा सकते हो सकता है आपने आइसोथर्मली करा दिया, हो सकता है आपने आइसोबारिकली करा दिया, आपने अलग अलग तरीके से आपने कराया है प्रोसेस को, ठीक है, आपने अलग अलग तरीके से कराया, और हर अलग अलग तरीके से कराने पर आपको जो हीट या वर्क की वैल्यू है ना वो डिफरेंट डिफरेंट मिलेगी, वो वैल्यूज आपको डिफरेंट डिफरेंट मिलेगी। तब आप कहोगे कि हाँ, तब आप कहोगे कि हाँ, ये जो हीट और वर्क है ये पाथ फंक्शन, मतलब दे गिव डिफरेंट वैल्यूज फ्रॉम डिफरेंट पाथ्स। और यहाँ पाथ का क्या एक्चुअल मीनिंग है वो चैप्टर पढ़ने के बाद अभी समझ में आएगा कि पाथ का एक्चुअल मीनिंग क्या है ना, वो वहां से समझ आएगा। और स्टेट फंक्शंस दे आर पाथ इंडिपेंडेंट, यस, स्टेट फंक्शंस आर पाथ इंडिपेंडेंट, yes, this is a correct statement, they are path independent, okay, they are path independent, इसमें कोई शक नहीं है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, पाथ और स्टेट फंक्शन, सोचा नहीं भाई कभी? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, पाथ या स्टेट फंक्शन, जेड वी रियल अपॉन वी आइडियल, ये डिफाइंड नहीं है यार ऐसे। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, चेंज इन कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है।
ऐसा नहीं कि ना भाई कोई भी, देखो इस बात को समझो, थर्मोडायनेमिक्स की जो थ्योरी है ना वो खुद से डिजाइन की गई थ्योरी है। मतलब अभी आपको समझ में आएगा भाई, सिर्फ उसी चीज के लिए डिफाइंड है जो हमारी थ्योरीज को और चीजों को समझने में हेल्प करे। ऐसा नहीं कि कहीं से कोई भी इंटाइटी उठा के हम उसमें पाथ या स्टेट घुसाने की कोशिश करें, ऐसा नहीं करना। ठीक है, अभी आपको समझ आएगा कि ये सब डिजाइन की गई थ्योरीज है। हाँ, ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टेट फंक्शन की जब बात करते हैं, स्टेट फंक्शन की, तो अगर एक साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है, अगर एक साइक्लिक प्रोसेस है, तो साइक्लिक प्रोसेस में जो स्टेट फंक्शन का इंटीग्रल होगा, साइक्लिक इंटीग्रल, दैट विल बी जीरो। चेंज इन स्टेट फंक्शन, चेंज इन स्टेट फंक्शन, चेंज इन स्टेट फंक्शन विल बी जीरो। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम हो गए ना। साइक्लिक प्रोसेस मतलब जब इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम हो जाए, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट सेम हो जाए। तो इनिशियल फाइनल स्टेट सेम हो जाने की वजह से चेंज ही नहीं हुआ कुछ, तो दिस इज स्टेट फंक्शन में ये बात हमेशा होगी कि इनिशियल और फाइनल स्टेट में कोई चेंज नहीं हुआ, साइक्लिक इंटीग्रेशन जीरो होगी। एक और एक और मैथमेटिकली तरीका है जिससे हम एक स्टेट फंक्शन को डिफरेंशियबिलिटी वगैरह के थ्रू प्रूव कर सकते हैं, यूलर्स रेसिप्रोसिटी करके। यूलर्स रेसिप्रोसिटी, इससे बट अगेन दिस इज आउट ऑफ सिलेबस, सो वी विल नॉट डिस्कस। ये भी एक हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का यूज करके हम इससे प्रूव करते हैं कि अच्छा ये स्टेट फंक्शन है, क्यों है ऐसा। लेकिन अभी वो करने की जरूरत नहीं है, उसका कोई सेंस नहीं बनता हमारा अभी सिलेबस में। ठीक है भाई, ये एम नाम से जो भी है यार, ये मत स्क्रीन पे डॉट्स मत करो यार अभी, है ना। और यार थोड़ा पढ़ाने दो ठीक से। तो यूलर्स रेसिप्रोसिटी आउट ऑफ सिलेबस है, हमको भी इसके ऊपर चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, धीरे से चैप्टर में हम एंटर करने जा रहे हैं भाई। अब आते हैं प्रोसेस के बारे में। अब हम आ चुके हैं प्रोसेस के बारे में पढ़ने के। तो प्रोसेस मतलब क्या? प्रोसेस मतलब कोई भी चेंज, एनी चेंज, कोई भी आप चेंज कर रहे हो, ठीक है, कोई भी चेंज कर रहे हो, दैट विल बी कॉल्ड प्रोसेस। अब देखो चेंज हम ना दो तीन तरीके से करेंगे। एक तो होगा केमिकल चेंज करके क्लासिफाई करेंगे कि भाई किसी का केमिकल कॉम्पोजिशन ही चेंज कर दियो। फिर दूसरी हम बात करेंगे फेस चेंज, फेस चेंज की बात करेंगे। और तीसरी बात करेंगे चेंज इन स्टेट वेरिएबल्स, चेंज इन स्टेट वेरिएबल्स, चेंज इन स्टेट वेरिएबल्स। व्हाट आर स्टेट वेरिएबल्स? सिंपल यार, स्टेट वेरिएबल्स मतलब टेम्परेचर हो गया। क्योंकि भाई आप एक सिस्टम को कैसे डिफाइन करो, जैसे एक इंसान को डिफाइन करते हो कि हाँ यार ये ऐसा है, ऐसा ऐसा, फलाना फलाना एडजेक्टिव्स लगाते हो और उस इंसान को डिफाइन करते हो। ये अपन स्टेट को डिफाइन कर रहे हैं, तो स्टेट को डिफाइन या फिर एक पिस्टन को डिफाइन या फिर एक सिस्टम को डिफाइन कैसे करोगे? उसके टेम्परेचर से, उसके प्रेशर से, उसकी इंटरनल एनर्जी से। अभी इंटरनल एनर्जी वगैरह जो टर्म्स है वो भी मैं बहुत यूज नहीं कर रहा, क्योंकि अभी इसको पढ़ने वाले हैं हम आगे चल के। ठीक है, तो सिंपल जो आप समझते हैं अभी वो मैं बता दूं। टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ये सब को हम कहते हैं बेटा वॉल्यूम हो गया, ये सब हो गए बेटा स्टेट वेरिएबल्स। तो किसी में आपने टेम्परेचर चेंज कर दिया तो वो भी एक तरह का चेंज है, वो भी एक तरह का प्रोसेस है, चेंज इन स्टेट वेरिएबल्स। तो इस तीन तरह से हम हर तरह के चेंज को हम इन तीन तरह में क्लासिफाई करेंगे और इसी से पढ़ेंगे आगे। ठीक है, अब प्रोसेसेस
को मैं पहले ब्रीफली लिख देता हूं कि हाँ यार ये प्रोसेसेस है। तो क्या क्या प्रोसेस आप पढ़ते हैं? तो प्रोसेस में पहला आप पढ़ते हैं आइसोथर्मल। देखो अभी हम केमिकल और फेस चेंज की बात नहीं कर रहे फिलहाल, ठीक है, ठीक है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस। फिर और क्या पढ़ते हो? अरे सर ये तो बड़ा आसान है, आइसोबारिक प्रोसेस। और क्या पढ़ते हो? एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है सर, और क्या पढ़ते हो? और पढ़ते हो आइसोकोरिक प्रोसेस। आप ऊपर ऊपर से समझते भी हो सबको कि हाँ यार क्या चीजें क्या है। आइसोथर्मल मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है। फिर आइसोबारिक मतलब जिसमें प्रेशर कांस्टेंट है। लेकिन ये एक्चुअली में कैसे कराया जाता है, एक एक बारीकियां, यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। इसके अंदर की एक एक बारीकियों को सीखना ही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट का कोई एक्सचेंज ना हो, हीट जीरो हो। जो बिगिनर्स होते हैं, नए नए बच्चे होते हैं जो पहली बार पढ़ रहे होते हैं, तो उनको ना शुरू में तो आइसोथर्मल और एडियाबैटिक के बीच का डिफरेंस नहीं समझ आता। उनको लगता है सर टेम्परेचर कांस्टेंट है, हीट जीरो है, एक ही बात तो है। जमीन आसमान का फर्क है दोनों प्रोसेसेस में, और उसको इलैबोरेट अभी हम करेंगे आगे बढ़ते हुए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, चैप्टर अभी स्टार्ट नहीं किया हमने, चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस बेटा वॉल्यूम जिसमें कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। पीछे अभी पढ़ा था हमने जिसमें रिजिड वेसल करके हम बात करते हैं, रिजिड वेसल, ठीक है। सो यहां तक की बातें हुई, और अब यहां से होता है हमारा चैप्टर स्टार्ट। अब यहां से होता है चैप्टर स्टार्ट, जहां से आएंगे मजेदार कॉन्सेप्ट्स। पहला कॉन्सेप्ट है, ये जो प्रोसेसेस हमने किए, लिखे हम, इनको हम दो तरह से करा सकते हैं। क्या क्या है वो? एक है रिवर्सिबल प्रोसेस। तो मैं लिख रहा हूं इस बात को, मैं फिर से बता रहा हूं, अगर आपको रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल अच्छे से समझ आ गया तो आपकी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऐसे पकड़ में आ जाएगी। अगले 15 मिनट में मैं यही कोशिश करूंगा कि आपको रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल एक्चुअल वाला समझाऊं कि क्या है, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलो देखो, तो पहले मैं लिखता हूं कि ऑल दीज प्रोसेसेस कैन बी कैरीड आउट in two ways, in two ways। इन सभी प्रोसेस को हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक रिवर्सिबल, रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल, एक रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल। अब सबसे पहली रिक्वेस्ट मैं आपसे करूंगा कि जितने भी सस्ते मास्टर्स हैं ना, जो यूट्यूब में और इधर उधर पढ़ाते हैं, उन्होंने बच्चों के मन में एक बहुत ही गंदा कूड़ा भर दिया है कि रिवर्सिबल मतलब जो रिवर्स हो जाए, इरिवर्सिबल मतलब जो रिवर्स ना हो। तो पहले तो ये सब कूड़ा निकाल दो दिमाग से, अगर है तो, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये नाम पे जाना ही नहीं है पहली बात। अगर आप नाम पे गए तो वही सबसे बड़ा ट्रैप है, वहीं फंस जाओगे, फिर समझ ही नहीं पाओगे, पूरी थर्मोडायनेमिक्स इधर उधर से निकल जाएगी आपके, अगर आप ये नाम के चक्कर में फंसे रह गए तो पहला मेरा आपसे रिक्वेस्ट यही है कि दिमाग में अगर ये इस तरह का कुछ कूड़ा भरा है तो उसको निकाल के फेंक दीजिए। अब सुनिए मेरी बात कि क्या है रिवर्सिबल इरिवर्सिबल। इस पे आने से पहले थोड़ी सी पहले दूसरी चर्चा करता हूं मैं। देखिएगा, ये बताओ कि अभी जहां हम बैठे हुए हैं, तो हम बोलते हैं कि जो प्रेशर है वो कितना है? क्या बोलते हैं, हमारे ऊपर क्या प्रेशर है?
हम बोलते हैं जो प्रेशर है, हम बोलते हैं भैया 1 atm है, इसमें क्या बड़ी बात है, हम बोलते हैं 1 atm, है ना, सभी के लिए 1 atm है, बढ़िया है। अच्छा, तो सभी के लिए 1 atm प्रेशर है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि एक रूम के इस कोने में कोई बैठा है तो वो बहुत आराम से सांस ले रहा है, लेकिन उधर जो बैठा है उसको थोड़ा हवा कम लग रहा है, ऐसा कुछ, ऐसा तो नहीं। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है एयर, हम ऐसा मानते, एयर जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्रेशर डिफाइंड है, हमने बोला प्रेशर डिफाइंड है, ठीक है, पहली बात। और प्रेशर डिफाइंड। अब आप ऐसा मानो कि मैं एक प्रोसेस करा रहा हूं, ध्यान से सुनना। प्रेशर डिफाइंड है, अभी मैंने बताया, अभी मैंने बोला प्रेशर डिफाइंड है। कब डिफाइंड है, क्या वर्ड यूज किया मैंने, कब डिफाइंड है? जब एयर जो है या गैस जो है, जो भी बोल लो, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तभी आप बोल सकते हो कि प्रेशर डिफाइंड, ठीक है। अगर इस रूम में एक तरफ पूरा गैस भर दो और एक तरफ खाली छोड़ दो और आपसे पूछा जाए बताओ रूम का क्या प्रेशर है, तो क्या बोलोगे? तो क्या बोलोगे? नॉट डिफाइंड, यही बोलना है ना, नॉट डिफाइंड बोलना है। तो प्रेशर डिफाइंड ही तब है जब यूनिफॉर्मिटी मेंटेन्ड हो गैस मॉलिक्यूल्स की, जब गैस मॉलिक्यूल्स की यूनिफॉर्मिटी मेंटेन्ड हो। अगर ये बात दिमाग में घुस गई है और इस एंगल से अगर आप सोचोगे तब मजा आएगा और तब समझ में। चलो अब मैं बात करता हूं रिवर्सिबल प्रोसेस की और एक बार बात करता हूं इरिवर्सिबल प्रोसेस की। पूरे पॉइंट्स तो अभी नहीं लिखा रहा मैं, अभी बस आपको एक बढ़िया वाला टेस्ट दे रहा हूं। देखो देखो बेटा, अब आपके इधर अंदर गैस है, ठीक है, अंदर गैस है इधर, और इधर भी गैस है, सेम इनिशियल स्टेट है। इनिशियल स्टेट सेम होने का मतलब ये है बेटा कि इनिशियल टेम्परेचर प्रेशर जो बोलना है बोल लो, वो सेम है। इनिशियल टेम्परेचर प्रेशर आप जो बोलना है बोल लो, सेम है, ओके, वो सेम है। देन आपने यहां पे एक रख दिया ऐसा ब्लॉक, और यहां पे क्या किया है, इसी ब्लॉक को फाइन पार्टिकल्स में तोड़ के आपने बिखरा दिया है। तो अभी भी दोनों पे प्रेशर सेम ही है। उसी ब्लॉक को आप इमेजिन करो एक फाइन पार्टिकल की तरह आपने ऐसे करके बिखरा के रख दिया है। अब आप सोचो, अब आप ध्यान से बिल्कुल देखना, वो पॉइंट पॉइंट कॉलम खींच के लिखवा देंगे बाद में, उसका टेंशन मत लो अभी, है ना, वो सब लिखवा देंगे सब। अभी देखो इधर पहले, अब यहां मैंने क्या किया, इस ब्लॉक को पकड़ के ऐसे हटा दिया, इस ब्लॉक को पकड़ा और हटा दिया, ठीक है। तो इस ब्लॉक को पकड़ के मैंने जब हटाया तो कुछ समय के बाद ये पिस्टन यहां आ गया, पिस्टन यहां आ गया, ठीक है सर। यहां मैं क्या कर रहा हूं, यहां भी मैं पूरे ब्लॉक को हटा रहा हूं, बट मैं इनफाइनाइट स्टेप्स में हटा रहा हूं, इनफाइनाइट स्टेप्स में हटा रहा हूं। समझना, बारीकी को समझना, एक एक छोटे छोटे पार्टिकल्स को हटा रहा हूं मैं, और मैं इनफाइनाइटली इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स है और मैं उसको हटा रहा हूं। तो एक पार्टिकल हटाए आप सोच नहीं पाओगे। अगर आप रिवर्सिबल प्रोसेस को एक्चुअल में इमेजिन करने की कोशिश करोगे तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो थ्योरेटिकल है, वो थ्योरेटिकल है ना। तो आपको ऐसे ही लगेगा यार वो ऊपर नहीं जा रहा है, ऊपर नहीं जा रहा, लेकिन आप अल्टीमेटली सोचो, आप ऐसी हाइपोथेटिकल वर्ल्ड में हो कि अगर आपने ये पूरे पार्टिकल्स को हटा दिया, पार्टिकल हटा दिया, तो पिस्टन फाइनली मान लो वहीं पहुंच गया, मान लो वहीं पहुंच गया। ऐसा हमेशा नहीं होता कि इनिशियल फाइनल सेम ही होता है, मान लो अभी यहां पहुंच गया। तो ये बताओ, ये बताओ कि जब आपने इस वाले प्रोसेस, यहां पे आपने इनफाइनाइट स्टेप्स में किया है, मतलब समझो आपने एक पार्टिकल हटाया, उसके बीच में भी इनफाइनाइट टाइम है, फिर दूसरा पार्टिकल हटाया, बीच में भी इनफाइनाइट टाइम है, सब कुछ इनफाइनाइट है, सब कुछ इनफाइनाइट है, इस तरह से काम हो रहा है।
लेकिन यहां पे अगर क्या हुआ, यहां पे मैंने इसको हटाया, तो जब मैंने इसको हटाया, अब आप इमेजिन करो द मोमेंट मैंने उसको हटाया, तो एयर शुरू में कहां रहा होगा? एयर कहां रहा होगा? नीचे रहा होगा। और ऊपर क्या रहा होगा? ऊपर तो खाली रहा होगा। जब वो जाना स्टार्ट हो रहा है, समझो मेरी बात, जब वो ऐसे जाना स्टार्ट हो रहा है तो एयर नीचे है, और वो जब जाना स्टार्ट हो रहा है तो यूनिफॉर्मिटी मेंटेन होने में थोड़ा तो समय लगेगा। यूनिफॉर्मिटी मेंटेन होने में थोड़ा तो समय लगेगा, ऐसा थोड़ी ना तुरंत यूनिफॉर्मिटी। तो अगर मैं यूनिट सेकंड की बात करूं, यूनिट सेकंड, यूनिट माइक्रो सेकंड, मिली सेकंड, जो बोलना है बोल लो, एक ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम तो होगा जहां पर प्रेशर को हम डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे कि प्रेशर क्या है, कि क्या प्रेशर है। जो बीच का रास्ता है, जब वो पिस्टन चल के ऊपर जा रहा है, क्या हम प्रेशर डिफाइन कर पाएंगे उस समय कि अंदर का क्या प्रेशर है, गैस का क्या प्रेशर है? जब ये यहां से यहां जा रहा है तो गैस का क्या प्रेशर है, इस बीच के रास्ते में क्या प्रेशर है? नहीं पता, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी ही मेंटेन नहीं। लेकिन शुरू में पता था, शुरू में पता था, इनिशियल प्रेशर हमको पता था, इनिशियल प्रेशर हमको पता था, ये नोन था, इनिशियल प्रेशर नोन था। अच्छा, जब सर ये फाइनली जाके रुक गया, रुक गया तो भी तो यूनिफॉर्मिटी आ गई सर। हाँ, तब आ गई, तो भी नोन है। फाइनल प्रेशर भी नोन है, फाइनल प्रेशर भी नोन है। थोड़ा हाँ ना बोलो यार, समझ आ रही है बात? समझ पा रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं? समझ पा रहे हो ना? ठीक है, ओके, बढ़िया। तो यहां पे देखो बेटा कि यूनिफॉर्मिटी मेंटेन्ड हो गई है, इनिशियली थी, फाइनली थी। और यहां तो हर एक पॉइंट को हटाने में इनफाइनाइट टाइम लगा है, इनफाइनाइट टाइम। तो क्या हर एक पॉइंट पे मैं बोल सकता हूं कि प्रेशर डिफाइंड है? यस। तो यहां पे मैं प्रेशर को डिफाइन कर सकता हूं। प्रेशर इज डिफाइंड एट एवरी पॉइंट, एट एवरी पॉइंट प्रेशर इज डिफाइंड। क्या बात है! और यही मुख्य डिफरेंस है बिटवीन द टू। बाकी वो लाइन खिंचा के वो लिखा देंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये बात आप फील कर लीजिए पहले, इसी के थ्रू आप आगे चल के पढ़ेंगे तो आपको चीजें समझ आएंगी। ऑब्वियसली जो रिवर्सिबल प्रोसेस है वो एक्चुअली में कैरी नहीं करा जा सकता, कैसे करोगे, है ना? तो जो रिवर्सिबल प्रोसेस है, पहला पॉइंट तो यही आ रहा है कि ये हाइपोथेटिकल है। हाइपोथेटिकल। और इरिवर्सिबल एक्चुअल प्रोसेस है, जो भी प्रोसेस आप कराते हो। और ऐसा जरूरी नहीं है बेटा कि एक स्टेप में होगा तो रिवर्सिबल है, नहीं, कितने भी फाइनाइट स्टेप्स में हो जाए, अगर ये फाइनाइट स्टेप्स में हो रहा है तो रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल है, सॉरी, इरिवर्सिबल है। फाइनाइट स्टेप्स होने चाहिए, फाइनाइट स्टेप्स होने चाहिए। ऐसा आप 3-4 ब्लॉक्स रख दो तो वो 2 ब्लॉक्स के बीच का जो टाइम होगा ना, उसमें आप प्रेशर को डिफाइन नहीं कर पाओगे, उसमें आप प्रेशर को डिफाइन नहीं कर पाओगे। ठीक है, एक और पॉइंट यहां पे निकल के आता है इंपॉर्टेंट। क्या निकल के आता है कि यहां पे, इधर मैं बात करूं अगर रिवर्सिबल में, रिवर्सिबल में मैं बात करूं अगर, तो बेटा जो प्रेशर एक्सटर्नल है, क्या लगता है आपको, बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर हमेशा सेम है कि नहीं है? बाहर और अंदर का प्रेशर हमेशा सेम है? हाँ सर, बिल्कुल सेम है, समझ में आ रहा है बिल्कुल। क्योंकि अंदर का जो प्रेशर था आपने जैसे हटाया वो तो इनफाइनाइट टाइम में जा रहा है ऊपर, तो बाहर का प्रेशर अंदर का प्रेशर सेम, बिल्कुल सेम है, हमेशा सेम, कोई डिफरेंस नहीं। लेकिन आप इस चीज को यहां नहीं बोल सकते, P एक्सटर्नल इज नॉट इक्वल टू P ऑफ गैस। हाँ, आपको लग सकता है कि हाँ सर फाइनली तो वही हुआ ना, अरे फाइनली वही हुआ लेकिन हमेशा थोड़े नहीं हुआ है। ठीक है, फाइनली वही हुआ, इनिशियली वही हुआ, हमेशा नहीं हुआ है। ये सिर्फ क्योंकि डिफाइंड ही तब है
वो डिफाइंड ही तब है। तो ओनली एट इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स, ओनली एट इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स, ये बात हो रही है। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, इस तरह से समझो। इसी पोर्शन को अपन अगली क्लास में आगे बढ़ाते हैं, और अगली क्लास में हम चैप्टर में एंटर कर चुके हैं, हम हीट को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंथैल्पी वगैरह हम स्टार्ट कर देंगे इन द वेरी नेक्स्ट क्लास। आज की क्लास में भी बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस की है, जो भी बेसिक पोर्शन था उसको हमने खत्म किया है। ठीक है। इंटीग्रेशन यूज होगा, क्या पूछ रहे हो? ठीक है, तो कल की क्लास में हम इसके आगे का काम करेंगे। ओके, तो ठीक है, फिर कल मिलते हैं।